हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी किए हुए होंगे। और पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं और इस समय ज़्यादातर हम संविधान की बात कर चुके हैं और उसमें भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 5वां रोज़ नहीं बताएंगे कहाँ से कहाँ तक है। 5वां भाग की बात करेंगे 52 से 151 तक संघ के बारे में है। उसी के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात कर चुके हैं, संसद की बात कर चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो वो भी लगभग भाग 5 में आता है, लगभग क्या 5 भाग में आता ही है। तो हम आज बात करेंगे महान्यायवादी की बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है महान्यायवादी। और आप लोगों से रोज़ कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर सुधार की आवश्यकता हो तो हमको सजेशन भी दें। और इसका अंग्रेजी में इसको कहते हैं महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको कहते हैं अंग्रेजी में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब महान्यायवादी। महान्यायवादी को कहा जाता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। पहला है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे आज। हम ज़्यादा ऑप्शन बाद में, पहले डिटेल में बताएंगे, इसके बाद ऑप्शनल की बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं डिटेल में, पहले बात बताएंगे बाद में वही। तो अगर पूछे भारत का प्रथम नागरिक, तो आपको पता है राष्ट्रपति होता है। अगर पूछे भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और इससे रिलेटेड हम महाधिवक्ता की बात करेंगे जो हर राज्य में होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी इसको कहते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? इसका वर्णन अर्थात महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। और उसी के अंतर्गत हम भाग 6, 76(1), 76(2), 76(3) की बात करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नियुक्ति की बात करेंगे। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति। क्वेश्चन पूछा गया, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके सिफारिश पर की जाती है? तो पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा, नियुक्त कौन करता है? तो इसके नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्ति कौन करता है? नियुक्त करता है राष्ट्रपति, नियुक्त करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश, अर्थात इसकी नियुक्ति में किसी की सिफारिश की आवश्यकता होती है? बिल्कुल आवश्यकता होती है, सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो ये संसद, या हम सीधे कहते हैं संसद की सिफारिश पर। क्या कहते हैं? संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद की बात करेंगे तो 76(1) के तहत। किसके तहत? 76(1) के तहत संसद की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है किसकी नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति अगर ध्यान रखिए। और भारत का प्रथम विधिअधिकारी कौन होता है, तो वही होता है महान्यायवादी। अगला हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, इसी में डिटेल में ही आपको बताएंगे। महान्यायवादी की चर्चा करते हैं। 76(2) में बताया गया महान्यायवादी के कर्तव्य। 76(2) में क्या बताएंगे, महान्यायवादी के कर्तव्य। महान्यायवादी के कर्तव्य बताए गए हैं, के कर्तव्य, अर्थात ये भारत सरकार का विधिअधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का विधिअधिकारी होता है, भारत सरकार का विधिअधिकारी होता, पहले बता चुके हैं, प्रथम विधिअधिकारी की, भारत सरकार का विधिअधिकारी अर्थात विधिअधिकारी। और प्रथम विधिअधिकारी की बात करेंगे तब भी यही भारत सरकार का विधिअधिकारी होता है। और भारत सरकार को क्या करता है, भारत सरकार को अगर आवश्यकता होती है तो सलाह एवं सहायता, भारत सरकार को सहायता एवं सलाह देने के लिए, भारत सरकार को सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए, भारत सरकार को सहायता एवं सलाह देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, किसकी नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति। अगर पूछे कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर या किसकी सिफारिश पर, तो संसद की सिफारिश पर करता है। और 76(2) में कहा गया कि महान्यायवादी के कर्तव्य है कि भारत सरकार अगर इससे सलाह मांगती है किसी विधि के प्रश्न पर तो ये सलाह देने के लिए बाध्य होता है। अर्थात अगर भारत सरकार का कोई मुकदमा होता है भारत सरकार पर तो न्यायालय में उसकी वकालत के लिए इसी की नियुक्ति की जाती है, अर्थात भारत सरकार की तरफ से वकील का काम यही करता है। 76(3) अनुच्छेद 76(3) में बताया गया है कि सभी न्यायालयों में अर्थात महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, सभी न्यायालयों में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, यानी महान्यायवादी किसी भी भारत क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी न्यायालय आता है तो उसमें सुनवाई कर सकता है, अर्थात वकील के रूप में या किसी भी प्रश्न पर वो सुनवाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के किसी भी मामले में या कह सकते हैं कि भारत सरकार के किसी भी भारत के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी में सुनवाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा। अगला 76 का 4 अर्थात अनुच्छेद 76(4) में बताया गया है कि ये अपना पद धारण करता है। ध्यान रखिए, धारण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना पद धारण करता है कब तक, अर्थात इसके हम सीधे सीधे कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है आप लोग बता दीजिए, इसका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन आपको हम ऐसे दे देते हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष,
7 वर्ष, 3 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ध्यान रखिएगा, ये अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हजारों बार पूछा गया है कि इसका कार्यकाल पूछा गया है कितना है। तो कार्यकाल या कह सकते हैं इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, इसका कार्यकाल या कहते हैं इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, निश्चित नहीं होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति उसे प्रसाद देता रहेगा, कहने का मतलब जब तक राष्ट्रपति उस पर मेहरबान है उसी दिन तक अपने पद पर रहेगा, नहीं तो उसी दिन से जिस दिन राष्ट्रपति चाहेगा उसी दिन ये अपने पद से हट जाएगा। ध्यान रखिएगा, कब तक? ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, इसलिए इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न हम बात करेंगे पारिश्रमिक। पारिश्रमिक या कह देते हैं वेतन, एक ही चीज है, या कहते हैं वेतन। वेतन कितना मिलता है? देखो, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता है, तो राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन पाता है। तो हम पारिश्रमिक या इसकी बात कर दे तो पारिश्रमिक इसका निश्चित नहीं है कितना मिलेगा, तो ये इसका जो है पारिश्रमिक यानी वेतन कौन निर्धारित करेगा? तो इसका वेतन राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। कौन करता है? ध्यान रखिएगा, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और इसका वेतन भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है कितना दिया जाएगा, और जब चाहता है राष्ट्रपति तब इसे उसके पद से हटा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति इसका वेतन निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला फिर हमको बता रहे हैं किसको, इसको, हाँ पारिश्रमिक की बात की है। अगला है पारिश्रमिक की हम बात कर चुके हैं और इसको बताया गया है अनुच्छेद 88। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किसमें? दोनों सदनों की कार्यवाही में, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक, बोल सकता है, या कह सकते हैं या अपने विचार रख सकता है, अपने विचार रख सकता है। यानी दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों का मतलब क्या है? लोकसभा, हम आपको डिटेल में बताते हैं। लोकसभा दोनों सदनों का मतलब है
लोकसभा व राज्यसभा, विधानसभा विधान परिषद मत लगाइएगा, लोकसभा व राज्यसभा में, अर्थात वो किसी भी सदन में जा सकता है और उसकी कार्यवाही है, उसको कार्यवाही में भाग ले सकता है, कुछ भी भाषण दे सकता, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, किंतु ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, किंतु मतदान नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो आपका कौन सा क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। अगला प्रश्न हमारा है, अच्छा अभी वेतन की हमने बात की थी या पारिश्रमिक की बात की थी, तो पारिश्रमिक, इसका पारिश्रमिक दिया कहां से जाएगा? ध्यान रखिएगा, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते की बात करेंगे, वेतन एवं भत्ते की बात करें, ध्यान रखिए, वेतन एवं भत्ते, बीच बीच में हमको देखना पड़ता है, कभी कभी वीडियो बंद हो जाता है तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पर कैपेसिटी की वजह से फ़ोन में जैसे ज़्यादा भर जाता है तो उसमें दिक्कत होती, कभी बंद हो जाता, देखना पड़ता है। तो वेतन एवं भत्ते, तो आपको पता है वेतन और भत्ते पहले ही बात कर चुके, कौन निर्धारित करता है? जिसके प्रसाद परंत अपने पद पर रहता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद परंत अपने पद पर रहता है। तो वेतन और भत्ते अगर पूछा जाए कहां से दिए जाते हैं, ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हजारों बार, कहां से दिए जाएंगे? अगर पूछे कहां से दिए जाएंगे तो आपका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। कई बार पूछा गया राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, या प्रधानमंत्री राहत कोष से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा वेतन। अब हम बात करेंगे, किसी ऐसे को तो बना नहीं दिया जाएगा साधारण आदमी हो, कुछ योग्यताएं भी होंगी बिल्कुल, व किसी को अगर संवैधानिक पद पर बैठाया जाएगा तो उसमें कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। तो योग्यताएं अर्हताएं देख लेते हैं, योग्यताएं, या इसको कहते हैं अर्हताएं। योग्यताएं व अर्हताएं एक ही चीज है दोनों, ध्यान रखिएगा। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ तो होती है योग्यताएं, तो सब में पता है, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सब में इंपॉर्टेंट है। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का काम कर चुका हो,
न्यायाधीश का काम कर चुका हो, अर्थात किसी न्यायाधीश के पद पर हो। ध्यान रखिएगा, यानी कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का काम कर चुका हो, अथवा तीसरा कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। ध्यान रखिएगा, योग्यताएं या अर्हताएं भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहा हो, अर्थात न्यायाधीश का काम कर चुका हो या उसके पद पर रहा हो। तीसरा है कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, उच्च न्यायालय से लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, अधिवक्ता रह चुका हो। चौथा है इसका एक और, चौथा है राष्ट्रपति की राय में विधिवेत्ता हो, पारंगत लिखते हैं, पारंगत विधिवेत्ता में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हो गया, हमने बता दिया आपको कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का काम कर चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो,